हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आंसर करने वाली हूँ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो केक बेकिंग से रिलेटेड है। इन सभी आंसर्स का मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई की है और जब भी आप नेक्स्ट टाइम केक बेक कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक परफेक्ट केक बेक कर पाएंगे। सो हम क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि केक जो है वो बाहर से हमें लगता है कि वो कुक हो गया है, उसने साइड्स छोड़ दिए होते हैं जिनके उसका जो टॉप है वो ब्राउन हो गया होता है, लेकिन जब हम टूथपिक या नाइफ इंसर्ट करते हैं तो वो क्लीन नहीं आता है। सो उसका क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहला इस चीज का रीजन ये है कि अवन जो है वो प्रॉपरली प्रीहीट नहीं हुआ है। मैं ऑलवेज रेकमेंड करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आप अवन को जो है वो उतनी ही डिग्रीज पर प्रीहीट करें जितनी डिग्रीज पर केक को बेक होने के लिए रख रहे हैं। और अगर आपका कन्वेक्शन ओवन है तो वो ऑटोमेटिकली जो है प्रीहीट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके ओवन में मैनुअल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10 मिनट्स के लिए ओवन को प्रीहीट होने के लिए रखेंगे। ओवर प्रीहीटिंग और अंडर प्रीहीटिंग से क्या इश्यूज होते हैं? अगर आपका जो अवन है वो ओवर प्रीहीट हो गया है तो आप जब केक को बेक होने के लिए रखेंगे, सपोज रेसिपी में मेंशन है 30 मिनट के लिए उसे बेक करने के लिए रखना है, आपने 30 मिनट ही रखा, केक जो है वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा, सारी चीजें सही होंगी, लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाएगा क्योंकि जब केक को आपने अवन में डाला था तो अवन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म था, जिससे उसका जो राइजिंग प्रोसेस है वो तो शुरू हो गया, लेकिन अंदर से उसका जो कुकिंग प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई। मान लीजिए कि आपका ओवन थोड़ा सा आपने कम प्रीहीट कर दिया है, उससे क्या होगा कि केक जो है वो अंडर बेक्ड रह जाएगा। रेसिपी में मेंशन्ड है 30 मिनट के लिए, आपने 30 मिनट के लिए ही बेक किया, बट क्योंकि वो ओवन उतना गर्म नहीं था, आपका केक बेक होने के लिए 5 या 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट भी वो ज़्यादा ले लेता है, और उससे क्या होगा कि आपका जो केक है वो उतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बन पाएगा। अवन का प्री हीटिंग वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सारी बातों का ध्यान रखा है और केक जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो पाया है। सेकेंड रीज़न इस पॉइंट का ये हो सकता है कि आपके केक के टिन का साइज। आइडियल केक टिन साइज है 1 से 1.5 कप फ्लावर के लिए 7 इंचेस का टिन। मान लीजिए आपने छोटा या बड़ा टिन ले लिया तो आपको अपना बेकिंग टाइम जो है वो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके टिन का साइज बहुत छोटा आपने लिया है, सपोज आपने 1 कप फ्लावर लिया है, 7 इंच के बदले आपने 5 इंच का केक टिन ले लिया है, उससे क्या होगा कि केक आपका बहुत ही टॉल बनेगा, जितना वो बनना चाहिए उसके हिसाब से उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, भले ही आपने मेंशन टाइम से उसे बेक किया है। अगर आपने ऑल्टरनेटिवली केक की टिन का साइज बड़ा ले लिया, 7 इंच के बदले आपने 8.5 या 9 इंच का केक टिन का साइज ले लिया है, उससे क्या होगा कि आपका जो बेकिंग टाइम है वो बहुत कम लगेगा। 30 मिनट के बदले आपका केक 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। अगर आपने उसे 30 मिनट के लिए बेक किया है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई और डेंस केक बनेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, केक के टिन का साइज और अवन का प्रीहीट होना, ये दोनों पॉइंट्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि केक जो है वो अच्छे से बेक हो गया है, टूथपिक भी क्लीन आ गई थी जब आपने चेक किया था, लेकिन जब वो ठंडा होता है तो केक जो है वो मिडिल में से यानी कि सेंटर में से बैठ गया है। इसका क्या रीजन है? इस चीज का मेन रीजन ये है कि क्लियरली आपका केक अंडर बेक्ड है। जब भी केक अंडर बेक्ड रह जाता है तो वो ठंडा होने के बाद सेंटर में से बैठ जाता है। अब आप तो कहेंगे कि आपने टूथपिक डालकर, नाइफ डालकर केक को चेक किया था। मैं ऑलवेज रेकमेंड करूंगी, नंबर 1 कि आप साइड्स में टूथपिक ना डालें, आप सेंटर में स्क्यूअर या टूथपिक डालें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप बॉटम तक उसको लेके जाएं। कभी कभी जो केक है वो बॉटम से भी कच्चा रह जाता है थोड़ा सा, आप सेंटर में 2 या 3 बार स्क्यूअर डालकर चेक कर ले अलग अलग जगहों से। सेकेंड थिंग ये है
कि आपका केक अंडर बेक्ड क्यों रह गया है, जबकि आपने रेसिपी में जो टाइम और टेम्परेचर मेंशन किया है उस पे ही आपने केक बेक किया है। उसका रीज़न ये है कि हर एक अवन का अपना अलग अलग बेकिंग टाइम और बेकिंग टेम्परेचर होगा और वो वेरी करेगा आपके अवन के वॉट या लीटर कैपेसिटी के हिसाब से। इसीलिए मैं बिगिनर्स को ऑलवेज रेकमेंड करती हूँ कि भले ही एक में केक रेसिपी में सपोज मेंशन है 180 डिग्रीज पर 30 मिनट्स के लिए बेक करना, लेकिन आप 22 या 25 मिनट बाद अलर्ट रहिए, चेक करते रहिए। जैसे जैसे आप बेकिंग करते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि आपका अवन जो है वो किस तरीके से बेक कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम आपको 170 पे बेक करना पड़े, क्योंकि आपको लग रहा है कि केक बन तो गया है लेकिन वो थोड़ा सा ड्राई और डेंस हो गया है, हार्ड हो गया है बाहर से, या ओवर बेक हो गया है। बेकिंग टेम्परेचर और टाइम आपको अपने ओवन के जो लीटर कैपेसिटी है उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। केक कच्चा रह जाने का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केक जो है वो आपका ड्राई और क्रम्बली बना है और वो उतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बन पाया है, जबकि सारी बातों का, सारे पॉइंट्स का, सारे टिप्स का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। इसका क्या रीज़न हो सकता है? अगर केक ड्राई और डेंस बनता है तो उसका नंबर 1 रीज़न, उसका मेन रीज़न यही है कि आपने जो बैटर को है वो ओवर विस्क या ओवर बीट कर दिया है। अगर आप इलेक्ट्रिक विस्क यूज़ कर रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो केक बैटर है वो ओवर विस्क हो जाता है। और ये एक मिथ है कि आप अगर केक बैटर को ओवर विस्क करेंगे, बहुत ज़्यादा उसे विस्क करेंगे, तो केक जो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। ऐसा नहीं है, उल्टा वो जो केक है वो ड्राई डेंस बनेगा, उतना वो फूलेगा नहीं, ये सारी दिक्कत आएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है शुरू में मैनुअल विस्क या हाथ से विस्क करके आप शुरू कीजिए, ताकि सिचुएशन जो है सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक विस्क से कभी कभी आइडिया नहीं आ पाता है कि कितना विस्क करना है। सेकेंड रीज़न इस चीज़ का ये हो सकता है कि आपके जो केक बैटर में मॉइस्चर लैक कर रहा है। हर एक फ्लावर का अपना वाटर कंटेंट होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। अगर रेसिपी में मेंशन है 1 कप मैदा, 1/2 कप वाटर, आपने उतना ही लिया है, लेकिन फिर भी आपका जो बैटर है, अगर आप बैटर को ऑब्जर्व कीजिए, वो इजीली ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्पैचुला नहीं हुआ है, वैसी कंसिस्टेंसी नहीं हुई है। यानी कि आपको 1 या 2 चम्मच पानी डालने की या दूध डालने की ज़रूरत है। अगर आप रेसिपी के हिसाब से जाएंगे, 1 कप मैदा, आधा कप पानी, आपने टू द टी रेसिपी को फॉलो किया है, एग्जैक्टली वैसे ही किया है, लेकिन फिर भी अगर आपके बैटर की कंसिस्टेंसी सही नहीं है और वो आपने फॉलो नहीं किया, बैटर थोड़ा सा आपका स्टिफ बना है, तो केक का जो बेकिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आप उसको बेक करेंगे उतने ही टाइम के लिए जितना रेसिपी में मेंशन है। इससे आपका केक जो है वो ड्राई और डेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी कभी केक का जो टेस्ट है वो बिटर लगता है, उसका जो आफ्टर टेस्ट है वो थोड़ा सा सार या थोड़ा सा कड़वा हमें लगता है। वैसा क्यों होता है? इसके 2 मेन रीजंस हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। मैं इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताती हूँ। बेकिंग सोडा जो है वो अल्कलाइन है नेचर में, यानी कि उसको राइज करने के लिए आपको कोई भी एसिडिक एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। एसिडिक एजेंट से मेरा मतलब है नींबू का रस, दही, विनेगर, आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। जब भी ये कोई एसिडिक एजेंट कांटेक्ट में आएंगे बेकिंग सोडा के साथ, लेकिन जब केक के बैटर में ये दोनों चीज़ें यानी कि बेकिंग सोडा और उसके साथ हम कोई भी एसिडिक एजेंट जो डाल रहे हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता है। उससे आपका जो केक है वो बिट्स और पीसेस में स्पॉन्जी बनेगा। वो सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे होंगी, अच्छे से मिक्स नहीं होंगी, एक जगह पे वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। उससे जो आपका केक है वो टेस्ट में बिटर बनेगा।
सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी एसिडिक एजेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं बेकिंग सोडा के साथ तो आप उसको अच्छे से विस्क कीजिए ताकि वो अच्छे से केक बैटर में इनकॉर्पोरेट हो जाए। सेकेंड पॉइंट ये है कि बेकिंग पाउडर, अगर आपको रेसिपी में मेंशन्ड है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाफ टी स्पून ले, उसको लेवल करें हाथों की मदद से, उसके बाद आप उसे डालें। आप अगर उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, यानी कि हाफ टी स्पून थोड़ा सा हीप्ड होगा, सो अगेन थोड़ा सा हाफ टी स्पून हीप्ड इज अगेन एडिशनल 1/4 टी स्पून या 1/8 टी स्पून, सो उससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है और केक जो है वो आपका टेस्ट में बिटर बन जाता है। सो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का प्रोपोर्शन थोड़ा सा भी आप लोगों का इधर उधर होगा, यानी कि केक के टेस्ट में फर्क आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों की ये क्वेरी होती है कि अगर किसी भी रेसिपी में, किसी भी केक रेसिपी में मैदा मेंशन्ड है, सो उसकी जगह क्या हम गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं? सो इसका रिप्लाई ये है कि जब भी किसी रेसिपी में 100% मैदा मेंशन्ड होता है तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट उन्होंने बताया होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया है 1 कप मैदा और आधा कप पानी, सो ये सारी चीज़ें मैदा के हिसाब से मेंशन्ड होती है। अगर आप किसी भी केक में मैदा के बदले 100% गेहूं का आटा ले लेंगे विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंजेस, सो आपका केक जो है वो उतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेगा। इसका रीजन ये है कि गेहूं का आटा जो है वो वाटर अब्सॉर्ब थोड़ा सा ज्यादा करता है। सो इन केस अगर आप 100% मैदा के बदले 100% गेहूं का आटा रिप्लेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वाटर प्रोपोर्शन जो है या मिल्क या कोई भी लिक्विड का प्रोपोर्शन आपके केक बैटर में ज्यादा होगा। दूसरा चीज ये है कि अगर आप बिगिनर है केक बेकिंग में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप शुरू में 50% मैदा 50% गेहूं का आटा ट्राई करें, थोड़ा सा लिक्विड इंक्रीज करें, उसके बाद आप केक का टेक्सचर देखें। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल है देन यू गो फॉर 70% गेहूं का आटा 30% मैदा, उस हिसाब से आप बढ़ाएं। आप डायरेक्टली 100% गेहूं का आटा रिप्लेस ना करें अगर आप एक बिगिनर है तो। क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग कोई भी रेसिपी डबल कर देते हैं तो क्या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का प्रोपोर्शन जो है वो भी डबल होगा या वो उतना ही रहेगा? सो इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है कि यस, अगर आप कोई भी रेसिपी डबल कर रहे हैं, 1 कप मैदा मेंशन है, आप 2 कप मैदा ले रहे हैं, तो यस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का जो क्वांटिटी है वो भी डबल होगा रेसिपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो भी टिन साइज रेसिपी में मेंशन्ड है वो आपके पास वो साइज का टिन अवेलेबल नहीं है, आपके पास थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा टिन है, तो क्या आप बेक कर सकते हैं? कि यस, अगर आपके पास वो मेंशन्ड टिन साइज नहीं है फिर भी आप बेक कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा टिन है तो भी आप उसमें बेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेकिंग टाइम जो है उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत छोटा टिन ले रहे हैं, यानी कि 7 इंच का मेंशन्ड है, आप 5.5-6 इंच का टिन ले रहे हैं, सो बेकिंग टाइम जो है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आपने थोड़ा सा बड़ा टिन ले लिया है सो वो केक थोड़ा सा फ्लैट बनेगा, केक की साइज बड़ी बनेगी, उसकी हाइट कम होगी और आपका जो बेकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर 30 मिनट मेंशन है तो 20 मिनट, और थोड़े से चेंजेस आप टेम्परेचर में भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि केक जो है वो आपका जल रहा है तो एंड के 10 मिनट आप टेम्परेचर रिड्यूस करके भी केक को रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर जो है आपका केक वो आपने छोटे टिन में रखा है तो वो बहुत ज़्यादा फूलेगा, ऊपर से थोड़ा सा डोम बनेगा और क्रैक्स आएंगी, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, उसमें वरी करने की कोई बात नहीं है। और ऑल्टरनेटिवली अगर आपने बड़ा टिन लिया हुआ है तो केक थोड़ा सा फ्लैट बनेगा, उसकी हाइट उतनी नहीं आएगी, बट दिस इज कम्प्लीटली फाइन। सो अगर आपके पास वो मेंशन्ड टिन साइज नहीं है तो भी आप बेक करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आपको चेंजेस करना है और ध्यान रखना है बेकिंग टाइम पर। बेकिंग टाइम अगर टिन छोटा है तो बेकिंग टाइम
हाई होगा, बेकिंग टाइम ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि टिन साइज जो है वो बड़ा है, यानी कि बेकिंग टाइम कम होगा। सो ये थोड़ा सा ऑपोजिट है और आपको याद रखने में आसानी होगी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो लोग मेरे पास पूछते हैं। सो ये वो है कि एक स्पॉन्ज केक में आप फ्लैट टॉप कैसे लाएं और सॉफ्ट एजेस कैसे लाएं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। फ्लैट टॉप और सॉफ्ट एजेस स्पॉन्ज केक के लाने के लिए मार्केट में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं केक बेल्ट या केक स्ट्रिप्स। अगर आपके पास वो है तो आप उसे यूज करें, जैसा कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो मैंने उसके बिना ही आपको कैसे करना है वैसे मैंने बताया हुआ है, तो आप इस तरीके से उसे फॉलो करें। सबसे पहले आप केक बैटर को टिन में पोर कर दें। उसके बाद आप कोई भी एक टिन की साइज का बड़ा सा एक क्लॉथ ले ले और उसे आप फोल्ड कर ले अच्छे से। उसे आप पानी में भिगो ले और सारा का सारा जो एक्सेस पानी है वो आप उसमें से निकाल दे। क्लॉथ जो है वो जस्ट डैम्प होना चाहिए, उतना पानी उसमें नहीं होना चाहिए कि वो ओवन में नीचे ड्रिजल करे या ड्रिप करे। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। क्लॉथ को हमें जस्ट भिगोना है, डैम्प करना है। सो अच्छे से कपड़े को आप भिगो लें और उसमें से सारा एक्सेस लिक्विड जो है वो स्क्वीज आउट कर लें। अगर आप केक बेल्ट या केक स्ट्रिप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद आप इस तरीके से जो कपड़ा है उसको केक टिन के साइड्स में आप लगा दें और उसे टाई करने के लिए आप सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं या आप इस तरीके से उसे सील कर सकते हैं। आप नॉट भी उसमें दे सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप केक बेल्ट या केक स्ट्रिप यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी एक वेलक्रो आता है जिससे आप आसानी से उसे बंद कर पाएंगे। उसके बाद आपको केक को इसी तरीके से बेक होने के लिए रख देना है। इससे क्या होगा कि केक जो है वो आपका फ्लैट टॉप आएगा और साइड्स जो है, एजेस जो है वो भी इससे सॉफ्ट आएंगे। रीजन ये है कि जब आप बिना केक बेल्ट या बिना डैम्प क्लॉथ के केक को बेक होने के लिए रखते हैं तो सबसे पहले पहली 10 या 15 मिनट में वो साइड से बेक होता है, उसके बाद वो सेंटर में से बेक होता है। सो 10 या 15 मिनट बाद उसके पास और कोई स्पेस नहीं होती है सेंटर में से स्प्रेड होने के लिए। साइड्स क्योंकि ऑलरेडी ही बेक हो गए होते हैं, ऑलरेडी ही पक गए होते हैं, इसीलिए वो ऊपर की तरफ राइज करता है। डैम्प क्लॉथ या केक बेल्ट लगाने से वो डिफरेंस होगा कि केक जो है वो इवनली सभी साइड से साथ में कुक होगा, इसीलिए वो राइज नहीं करेगा। सेंटर में से जो है वो पक के वो इस तरीके से स्प्रेड होगा और आपका जो केक है उसका डोम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑयल बेस्ड स्पॉन्ज और बटर बेस्ड स्पॉन्ज में क्या डिफरेंस है। सो दोनों ही जो स्पॉन्ज केक है वो उतने ही टेस्टी बनते हैं, लेकिन एक मेन डिफरेंस होता है उनके टेक्सचर में। ऑयल बेस्ड स्पॉन्ज जो है जिसमें हम ऑयल का यूज करते हैं वो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहते हैं, वो ज़्यादा स्पॉन्जी रहते हैं। और जो बटर बेस्ड स्पॉन्ज है उनको अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे एक दिन के लिए, सपोज आपने उसे क्लिंग रैप करके रखा हुआ है, तो दूसरे दिन बहुत हाई चांसेस है कि वो थोड़े से ड्राई लगते हैं, ड्राई और क्रम्बली लगने लगते हैं। और ऑयल केक्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्ट रहते हैं। बटर बेस्ड केक्स जो है वो थोड़े से जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ऑयल बेस्ड स्पॉन्ज और बटर बेस्ड स्पॉन्ज में। इसीलिए जब भी आप कोई भी क्रीम केक बना रहे हैं, फॉरेस्ट केक है, वेनिला केक है, सो उसके लिए एक ऑयल बेस्ड स्पॉन्ज ही रेकमेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि केक जो है वो आसानी से डीमोल्ड नहीं हो पाता है, या तो जब आप उसे डीमोल्ड करने जाते हैं भले ही वो एकदम ठंडा हो गया हो तो वो आधा केक जो है वो टिन से चिपक जाता है। केक अगर प्रॉपरली डीमोल्ड नहीं होता है उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो केक अंडरबेक्ड है, और अंडरबेक्ड केक क्यों है
उसके बहुत सारे रीजंस मैंने आगे शेयर किए हुए हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि टिन जो है वो प्रॉपरली ग्रीस नहीं किया हुआ है। अगर टिन हमने प्रॉपरली ग्रीस नहीं किया है तो बहुत ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो केक है वो नीचे से चिपक जाएगा और अच्छे से वो नहीं निकलेगा टिन से, इवन तो आपने पूरा का पूरा उसे ठंडा करने के बाद डिमोल्ड करने का ट्राई किया है। टिन ग्रीस करने के मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। पहला मेथड है कि आप एक टिन को ऑयल या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लें और उस पर पार्चमेंट पेपर लगा लें। आप चाहें तो साइड्स में भी पार्चमेंट पेपर लगा सकते हैं और अगेन पार्चमेंट पेपर के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा लें एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। इस तरीके से आप एक मेथड से टिन ग्रीस कर सकते हैं। दूसरी मेथड ये है कि आप टिन को ऑयल या बटर से ग्रीस कर लें और उसके बाद उस पर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लें। आप टैप करके जो एक्स्ट्रा फ्लावर है वो दूसरी प्लेट में निकाल लें और ध्यान रहे कि आप उस तरीके से टिन को घुमाएं ताकि साइड्स भी फ्लावर से कवर हो जाए। आप जब भी केक बेक कर रहे हो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी।